फाई नॉट। इस केस में इनिशियल फेज एंगल इज कुछ ना कुछ, मतलब वहां पे इंस्टेंटेनियस फेज, पिछले पेज पे जो इक्वेशंस थे वहां सिंपली ओमेगा टी फेज एंगल था, लेकिन अब फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, लेटर से ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो फेज एंगल ये बन गया ना, पहले तो फेज एंगल था ही वो, अब फेज एंगल ये है इंस्टेंटेनियस फेज। यस सर। ठीक है, समझ आ गई ना बात। तो जब इंस्टेंटेनियस टी की वैल्यू को 0 पुट करो तो मतलब ये इनिशियल फेज है। तो मैं आप लोगों से ये चीज डिस्कस कर रहा हूं, इनिशियल फेज होने का क्या मीनिंग है। अब मैं आपके सामने कुछ और इक्वेशंस लेता हूं, अब आप खुद अंदाजा लगा के मुझे बताएंगे। देखिए, मान लीजिए मैं इक्वेशन लिखता हूं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। देखो रिमेंबर, फाई नॉट इज एन एक्यूट एंगल, यहां फिलहाल फाई नॉट आपके लिए एक्यूट एंगल है। तो अब आपने मुझे बताना है, ये पोजीशन है O, ये ऊपर वाली साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस ए, ये नीचे वाली साइड एक्सट्रीम माइनस ए। तो इनको मैं पॉइंट्स को नाम भी दे देता हूं, पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। ये पोजीशन होगी O पोजीशन, ये पोजीशन A पोजीशन, ये पोजीशन B पोजीशन। ठीक है, अगर इस तरह की इक्वेशन आप देखते हैं तो मुझे आपने ये बताना है कि टाइम 0 पे पार्टिकल कहां मिलेगा और किस दिशा में जाएगा। कहां मिलेगा, और ए के बीच में मिलेगा और बी के बीच में मिलेगा, ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, यह चीज आपने मुझे बतानी है। तो बताओ इस केस में पार्टिकल कहां मिलना चाहिए आपको। एम आई ऑडिबल। यस सर। सर ऊपर मिलेगा ना। हाँ, तो बोलो ना, डाउट में क्यों। इनिशियल फेज एंगल पॉजिटिव है ना। यस सर। इसका मतलब यहां से लेके बीच में कहीं कहीं पे भी, मैंने फेज एंगल की इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी। मान लो यहां से यहां तक फेज एंगल चेंज होता है फाई नॉट, तो इसका मतलब टाइम 0 पे हमारा पार्टिकल यहां पे होगा, यहां से इसकी जर्नी शुरू हो रही है। जब हमने स्टॉप वॉच ऑन की तो ये पार्टिकल यहां पे था, इस पोजीशन पे था, यहां से ऊपर जा रहा था। ठीक है, इक्वेशन लिखता हूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट होता तो सर ओ और बी के बीच। हाँ, ओ और बी के बीच में। मान लो यहां पे ये फेज एंगल इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में फाई नॉट चेंज होता है, तो इसका मतलब टाइम 0 पे पार्टिकल यहां है और यहां से इसकी जर्नी ऊपर, फिर इधर नीचे और फिर इस तरह का साइकिल शुरू होता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात। यस सर। अब अगली इक्वेशन में लिखता हूं y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब फिर से यही पोजीशंस यहां बना रहा हूं मैं, पोजीशन O, पोजीशन A, पोजीशन B। देखो कॉस फंक्शन से क्या इंडिकेट, भी नीचे को जा रहा है। हाँ, कॉस फंक्शन से क्या इंडिकेट होता है, सर एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब क्या बताता है, अगर सिर्फ कॉस ओमेगा टी होता, अगर प्लस फाई नॉट ना होता तो टाइम 0 पे बॉडी यहां पे होती है ना। यस सर। अगर प्लस फाई नॉट ना होता तो टाइम 0 पे बॉडी यहां होती, लेकिन अब प्लस फाई नॉट है, मतलब इस पोजीशन से फाई नॉट एंगल ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुका है, और इस पोजीशन के बाद बॉडी कहां आती थी, नीचे को ही आती थी। मान लो इस यहां तक आने में इसने एंगल फाई नॉट चेंज कर लिया, तो इसका मतलब टाइम 0 पे ये बॉडी यहां मिलेगी, और अब यहां से ऐसे इधर और फिर इधर से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे, फिर साइकिल इसका कंप्लीट होगा। क्लियर। यस सर। y इज इक्वल टू ए, सॉरी साइन नहीं, कॉस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट होता तो क्या मीनिंग होता ओ और बी के बीच। ना। सोचो सोचो फिर से, देखो अगर सिर्फ कॉस ओमेगा टी होता, अगर सिर्फ ए कॉस ओमेगा टी होता तो टाइम 0 पे पार्टिकल कहां होता, ए पोजीशन पे। यस सर। लेकिन अब टाइम 0 पे इनिशियल फेज एंगल पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, मतलब यहां नहीं पहुंचा, अभी इससे पीछे है, अभी ये पार्टिकल यहां नहीं पहुंचा, इससे पीछे है। कितना पीछे है, फाई नॉट पीछे है। अब यहां शुरू होगी, इधर इधर और इधर। कुछ समझ आया। यस सर। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं सर ये चीज एक बार रिपीट कर दोगे। बेटा, अगर ए कॉस ओमेगा टी होता तो पार्टिकल कहां होता टाइम 0 पे,
सर प्लस ए पे होता, मतलब ए तब इसका फेज एंगल कितना होता? 0। यस सर। अगर सिर्फ ओमेगा टी है तो टाइम 0 पे फेज एंगल 0 होता, लेकिन अब टाइम 0 पे फेज एंगल कितना है? माइनस फाइव नॉट। यस सर। अगर अगर टाइम 0 पे कोई इनिशियल फेज ना होता, फेज 0 होता तो पार्टिकल यहां होता, लेकिन अब इनिशियल फेज है माइनस फाइव नॉट। समझो, टाइम 0 पे यहां पे नहीं पहुंचा, इससे पीछे है। कितना पीछे है? फाइव नॉट पीछे। जैसे साइन यस सर। रेफरेंस लेवल हमारा क्या है? 0 लेवल, मीन पोजीशन। अगर प्लस फाइव नॉट था तो मैंने कहा थोड़ा ऊपर है, ऊपर से जर्नी शुरू करेगा, ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। अगर मैंने बोला ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट है, तो इस पोजीशन से नीचे है, नेगेटिव फेज, मतलब अभी यहां पहुंचा नहीं है, तो यहां से ऊपर को आ रहा है। ठीक है, यही किया ना? यस सर। ठीक है, तो वैसे कॉस वाली इक्वेशन अगर प्लस ओमेगा प्लस फाइव नॉट है, तो मतलब इस पोजीशन को क्रॉस करके नीचे आ चुका है, ऑलरेडी यहां से जर्नी शुरू कर रहा है। फाइव नॉट ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका है। और अगर माइनस फाइव नॉट है तो इसी पोजीशन पे है, बट अभी पीछे है, अभी इधर से इधर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं एक इक्वेशन और लिखूंगा, फिर से बताना आप मुझे। अब मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो इससे आपको एम्पलीट्यूड एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो मिल गए, लेकिन बस आपको मुझे यह बताना है कि टाइम 0 पे हमारा पार्टिकल किस पोजीशन पे है। पोजीशन O पे है, A पे है, B पे है, या कहीं बीच में है? सर ए पे होगा। बिल्कुल। देखो, साइन फंक्शन का मतलब टाइम 0 पे हमारी रेफरेंस पोजीशन क्या होती थी? मीन पोजीशन। अगर सिर्फ ए साइन ओमेगा टी होता तो मतलब टाइम 0 पे पार्टिकल यहां पे होता, अगर ये प्लस पाई बाय टू ना होता तो। लेकिन अब प्लस पाई, टाइम 0 पे ऑलरेडी पाई बाय टू का फेज एंगल डिस्क्राइब कर चुका है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने में कितना फेज एंगल चेंज होता है? पाई बाय टू। इसका मतलब टाइम 0 पे पार्टिकल कहां था? यहां पे, और यहां से जर्नी शुरू करेगा। अभी ये समझ आई बात? यस सर। इससे पहले कोई इक्वेशन लिखी थी हमने इस तरह के मोशन के लिए? टाइम 0 पे अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो तो क्या इक्वेशन लिखी थी? टाइम 0 पे अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसके लिए क्या इक्वेशन थी हमारे पास? अरे दो ही तो बेसिक इक्वेशंस बताई हैं, दो ही तो फंडामेंटल इक्वेशंस थी, दो ही ए cos ओमेगा टी। हाँ, तो y इज इक्वल टू क्या थी? a cos ओमेगा टी था, है ना? इसी तरह के मोशन के लिए बोला था ना मैंने, टाइम 0 पे बॉडी यहां से जर्नी शुरू कर रही है, t/4 पे यहां पहुंची तो टाइम t/2 हो गया, यहां पहुंची तो टाइम 3t/4, फिर वापस यहां पहुंचे तो कैपिटल T। उसी के लिए ये इक्वेशन बनाई थी ना, राइट? यस सर। यस सर। अब मुझे आप बताइए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? 90 में प्लस या माइनस करें थीटा तो साइन फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है? cos थीटा। कॉस फंक्शन में। तो कॉस थीटा और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये फंक्शन पॉजिटिव होता है, ऐसा ना? यस। तो ये कॉस थीटा, तो देखो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, वैसे भी ये क्या बनेगा? ए कॉस ओमेगा टी बनेगा कि नहीं? यस सर। समझ आ रही है? चीजें रिलेट हो रही है ना? ओके, चलिए, एनीवे चलिए, तो यहां तक ये चीजें हमने डिस्कस की। अब फिर अगला जो टॉपिक हमारा आया था वो ये था, अगर तो कभी, और ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट करने हैं। फिर मैंने बहुत सारी इक्वेशन डिस्कस की थी, कहीं पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो क्या ये एसएचएम है या नहीं, वो समझ आ गई थी जो इक्वेशन अलग अलग मैंने डिस्कस की थी। यस सर। अकेला साइन या अकेला कॉस होगा तो ही एसएचएम है। अगर साइन का स्क्वायर है तो एसएचएम नहीं है, टी का स्क्वायर या स्क्वायर रूट है तो एसएचएम नहीं है।
इक्वेशन का फॉर्मेट यही होना चाहिए, ए साइन या साइन की जगह कॉस ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव नॉट, कुछ भी हो सकता है, साइन की जगह कॉस हो सकता है, फॉर्मेट यही होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं y इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 साइन 157t, तो क्या ये SHM है? यस है, क्योंकि ये इसी तरह का फॉर्मेट है, एम्पलीट्यूड रूट 5 हो गया। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू रूट 5 इंटू साइन रूट ऑफ 157t, तो क्या ये SHM है? यस। अब ओमेगा कितना हो गया? रूट 157, ये चलेगा। बट अगर मैं बोलूं 5 साइन स्क्वायर 157t, नो, दिस इज नॉट SHM। हाँ, पीरियोडिक होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पीरियोडिक होगा, पोजीशन रिपीट होगी, बट नॉट SHM। स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, कुछ नहीं, सिंपली साइन या कॉस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यस लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए y इज इक्वल टू 5 साइन रूट 157t, अब t को भी मैंने रूट में ले लिया, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रूट 157 चलेगा, ओमेगा की वैल्यू हो सकती है रूट 157, लेकिन टी होना चाहिए, ओमेगा इंटू टी तो मेन वेरिएबल है, तो टी की पावर स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, टी की क्यूब नहीं होना चाहिए, टी का रूट नहीं होना चाहिए। बाकी एम्पलीट्यूड में रूट हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगर कोई आपसे कह दे कि बेटा ये बताओ y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा टी, क्या ये SHM है? यस सर। यस यस, दिस इज SHM। बट अब फर्क ये है कि ये ओमेगा नहीं है, मतलब सॉरी, ये अंदर जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब की बार ओमेगा नहीं है, रूट ऑफ ओमेगा है। टी का कोफिशिएंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर यस सर। ओके, तो अब आपको समझ आ गया। अगर तो अकेला साइन या अकेला कॉस फंक्शन होगा और आर्ग्यूमेंट में टी आ रहा होगा, ओमेगा इंटू टी की फॉर्म में होगा बीच में फेज एंगल, तो आप कह देंगे ये मोशन SHM है। फिर मैंने एक सवाल ये पूछा था कि क्या इस तरह का मोशन y इज इक्वल टू 3 साइन 157t प्लस 4 कॉस 157t, क्या ये SHM है? पहली नजर में देखने में लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कहा था एनी मोशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। तो यहां दोनों हार्मोनिक फंक्शंस आ रहे हैं, यहां पर दो हार्मोनिक फंक्शंस आ रहे हैं, तो डेफिनेशन में हमने कहा था सिंगल, है ना? तो पहली नजर में देखने में लगता है नहीं, राइट? ऐसा ही है। यस यस सर मगर ये है, क्यों? बिकॉज दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड। क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल दो आए चलेगा। हम चाहें, अब कैसे उस पर नहीं जाना, अभी पहले समझना। मैं इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकता हूं, ये इक्वेशन बन जाएगी 5 साइन 157t प्लस 5 नॉट। 5 नॉट की वैल्यू क्या वो भी हम निकाल सकते हैं, अभी वो निकालेंगे नहीं। तो मैं इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकता हूं 157t। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, अब नीचे वाली फॉर्म को देख के बताओ क्या ये SHM है? यस सर। है ना? अगर इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊं, फिर तो हम कहेंगे भैया ये SHM है। ठीक है, तो कुछ इक्वेशंस होती हैं जहां पे मल्टीपल दोनों हार्मोनिक फंक्शंस आ रहे हैं, बट दे कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल वन, बट दे कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल वन, तो वो भी SHM होगा। कॉमन सेंस की बात, अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो SHM तो होना ही चाहिए, है ना? अब सवाल यह कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये सिंगल फंक्शन में रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। उसके लिए ध्यान देना, सिर्फ आपको इस पार्ट पे फोकस करना है। साइन फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, इसमें ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, टी और टी का जो कॉफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए दोनों टर्म्स में। हां, इसमें अगर प्लस माइनस कुछ और होता, प्लस π/3 होता तो भी चल जाता, तो भी हम रिड्यूस कर सकते थे, लेकिन जो टी का कॉफिशिएंट है वो अलग नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पर ये इक्वेशन मैं इस तरह से देता 3 साइन 157t प्लस 4 कॉस 200t, तो दिस कुड नॉट बी रिड्यूस टू अ सिंगल फंक्शन। कैसे करना मैंने अभी वो नहीं बताया आपको, करना कैसे है रिड्यूस। पहले तो मैं ये बता रहा हूं एक्सप्रेशन देख के कैसे पहचानोगे कि क्या हम इसको सिंगल फंक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स बोलूं कि क्या ये SHM है। क्योंकि SHM तो तभी होगा जब हम उसको सिंगल फंक्शन के टर्म्स में रिड्यूस कर पाएंगे।
सिंगल हार्मोनिक में उसको रिड्यूस कर पाए, अकेले साइन या अकेले कॉस की टर्म्स में अगर हम उसको लिख पाए तो ही हम कहेंगे ये जो मोशन है एसएचएम है। तो वो कैसे पहचानोगे? अगर एक से ज्यादा टर्म्स है, साइन भी गिवन है कॉस भी गिवन है, तो दोनों में देखो, दोनों टर्म्स के अंदर जो टी का कोफिशिएंट है क्या वो सेम है? जैसे यहां 157 है तो यहां, तो यस हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे सिंगल फंक्शन में। लेकिन यहां टी का कोफिशिएंट 157, यहां पे 200 है, तो इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू सिंगल फंक्शन। ये दो अलग अलग हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं, दो अलग अलग पार्टिकल के हार्मोनिक मोशन है, ये एसएचएम एक पार्टिकल का नहीं है। दोनों अलग अलग हो सकता है, वाइब्रेट कर रहे हो, लेकिन ये किसी एक पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? Yes. यस सर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, कैन इट बी रिड्यूस्ड और नॉट। अब ध्यान देना कैसे करेंगे इसको, तो मैं यही चीज आपके सामने अब करके दिखाने जा रहा हूं कि मैंने आपके सामने कैसे फटाफट लिख दिया 5 साइन 157 टी प्लस 5 नॉट। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, जैसा फंक्शन मैंने अभी अभी आपको लेके दिखाया था, ऐसा ही था वो भी। a की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 4 Yes, sir. और ओमेगा की वैल्यू 157 थी। तो देखो इस नेचर में किन्हीं दो नंबर्स को, कोई दो नंबर हम उठाएं तो उसको किसी एक तीसरे नंबर की फ्रैक्शन की टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई दो नंबर लेता हूं मैं 2 और 6, तो 2 और 6 को अगर मैं 10 की फ्रैक्शंस की टर्म्स में लिखना चाहूं तो लिखा जा सकता है, और वो दो फ्रैक्शंस साइन और कॉस की टर्म्स में हो सकती हैं। ये हम प्रैक्टिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट कीपिंग द थिंग्स वेरी सिंपल, आप ऐसा करो, लेट लेट a इज इक्वल टू सम अदर नंबर r इंटू कॉस 5। ये r की फ्रैक्शन है, a नंबर भी r की फ्रैक्शन है और b नंबर भी r की फ्रैक्शन है। एक कॉस वाली फ्रैक्शन है और एक साइन वाली फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन देखो, मैंने अभी भी आपको पीछे बताया था कि साइन और कॉस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। यस सर। तो इसका मतलब बाकी वैल्यूज तो फ्रैक्शन में ही होंगी ना, 1 से छोटी रहेंगी तो फ्रैक्शन ही हुई। तो हम a और b को किसी तीसरे नंबर r की फ्रैक्शन की टर्म्स में इमेजिन करते हैं। हाँ, एक फ्रैक्शन कॉस वाली, एक फ्रैक्शन साइन वाली। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, या इसी को 1 लिखते हैं, चलो इसको हमने 2 लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिया। नो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 and 3 in 1, सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in 1। आप इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करके देखो, व्हाट डू वी गेट? वी गेट y इज इक्वल टू, दोनों टर्म्स के अंदर r आ जाएगा, a की जगह ये वैल्यू पुट करोगे और b की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, तो दोनों टर्म्स में r आएगा, r को मैंने लिख लिया कॉमन। अंदर क्या बचा? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। यस सर, नो? ठीक है ये? Yes, sir. तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? कुछ याद है? साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू Yes, sir. Yes. कॉस बी प्लस यस कॉस ए साइन बी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5? यस नो? Yes, sir. ठीक है, तो रिड्यूस होगी इक्वेशन, लेकिन ये तभी रिड्यूस हुई अगर दोनों टर्म्स में साइन और कॉस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट जो था वो ओमेगा टी था। अगर ना होता तो हम ऐसा रिड्यूस ना कर पाते। हाँ स्नेहा बोलिए। सर एक चीज पूछनी है, जो आपने यहाँ पे लेट किया था a इज इक्वल्स टू r cos सर, इसमें जो ये r है वो क्या है? हाँ देखो ना, अभी तो वेरिएबल ही असाइन किया, अभी तो हमने वेरिएबल असाइन किया, अब अगला टारगेट वही है आर ढूंढना। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि यहां पर अब आप ये तो पहचान पाए कि ये मोशन एसएचएम है, ये जो इक्वेशन है इसी को जब हमने रिड्यूस किया इस फॉर्म में तो हमें पता चल गया ये इक्वेशन एसएचएम रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब सवाल यह है कि एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना है? सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एसएचएम, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एसएचएम। जब एसएचएम है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है? आर? यस और नो?
Yes, Yes, sir. sir. और इनिशियल फेज कितना है 5। अब दोनों टारगेट आ गए भैया 5 और ये तो पता होना चाहिए, जब तक ये नहीं पता होंगे तो हम इक्वेशन लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप एक काम करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग और एडिंग 1 और 2 करो जरा। इस इक्वेशन को स्क्वेयर करो और इस इक्वेशन को भी स्क्वेयर करो, दोनों को ऐड करो। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। Yes, राइट साइड में आएगा आर का स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो आर yes, क्या आ गई, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप देखो यहां पिछले पेज पे, तो मैं, अच्छा वो मैंने रब कर दिया, ओके वो मैंने शायद रब कर दिया। अब आपको समझ आएगा, वहां इक्वेशन थी 3 साइन 157t प्लस 4 कॉस 157t। मैंने उसको रिड्यूस किया था, मैंने क्या लिखा था 5 साइन 157t प्लस 5 नॉट, याद आया? तो yes, कैसे sir. फटाफट प्रिडिक्ट कर दिया 5, क्योंकि रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है 5 होता है। तो यहां दोनों टर्म्स में साइन फंक्शन का कोफिशिएंट a था और कॉस फंक्शन का कोफिशिएंट b था, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा r। समझ आई बात? Yes, Yes, sir. sir. अब रही बात 5 की, तो एक काम करो उसके लिए, यू डिवाइड इक्वेशन 2/1, डिवाइडिंग 2/1। आप चाहते हो तो यहां आर कॉस की जगह यहां साइन और यहां कॉस भी रख सकते हैं, फिर वो कॉस फंक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट फिलहाल इस केस में 2 को 1 से डिवाइड, सॉरी 2 को 1 नहीं, ये गलती से ऊपर मैंने 1 और 2 लिखा, 2 और 3 को हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर रहे थे। नो वी हैव टू डिवाइड 3/2। आर साइन 5 को डिवाइड करो आर कॉस 5 से, तो क्या आएगा tan 5। tan 5 किसके इक्वल आ गया, b अपॉन ए, मतलब 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स b, tan इनवर्स b अपॉन a। इट इज tan इनवर्स b अपॉन ए। वो पहले वाले वीडियो में मैंने लिखा भी था tan इनवर्स 4/3 या 3/4 शायद। समझ आया? Yes, Yes, sir. ठीक है ना? तो जैसे इस क्वेश्चन में ये जो मैंने यहां पे एग्जांपल ली थी, तो यहां क्या आ जाना चाहिए, फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 4/3। और आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में मैंने कुछ आपको बताया था कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है 3, 4 एंड 5। इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, कुछ याद है? ये एंगल होगा 37 डिग्री और ये एंगल होगा 53 डिग्री, डिग्री में। तो अगर tan इनवर्स 3/4 निकालें तो वो 37 डिग्री होता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं साइन 157t प्लस माइनस 37 डिग्री, या उसको रेडियन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू में यहां पे लिख सकता था। ठीक है, अब समझ आया आपको? yes, sir. ओके, टॉपिक था अगर दो हार्मोनिक फंक्शंस हम उसको सिंगल में रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, और अगर वो हो सकते हैं तो वो इक्वेशन कैसी बनेगी, अल्टीमेटली उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इनिशियल फेज एंगल क्या होगा, और उसके लिए फॉर्मूला ये थे हमारे पास आर का और फाई का। इन फॉर्मूले को जरा देखो ध्यान से। ऐसे कोई फॉर्मूले आपने वेक्टर्स के केस में पढ़े थे कुछ? अगर दो वेक्टर्स ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हों तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है Yes, sir. इक्वल होता था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और रिजल्टेंट जो एंगल अल्फा यहां बना रहा है वो tan इनवर्स b अपॉन ए होता था। Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूले से फैमिलियर है? Yes, sir. ओके, और यहां पर भी दोनों टर्म्स में, एक टर्म में साइन और एक में कॉस है। और अभी पीछे मैंने बताया था आपको साइन और कॉस फंक्शन में फर्क क्या है, फेज का डिफरेंस। साइन मतलब मीन पोजीशन, कॉस मतलब एक्सट्रीम। फेज का डिफरेंस कितना होता है, π/2 ना? Yes, sir. तो देखो दो वेक्टर्स में एंगल π/2 हो तो रिजल्टेंट ऐसे लेते हैं, ये वही फॉर्मूला यहां पर आ गया। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. अब लास्ट में इन जनरल मैं आपको जनरलाइजेशन करके दिखा रहा हूं, जिसको याद रखना आपके लिए बहुत इजी होगा, लेकिन रिपीट करना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएचएम बड़ी जगहों पे अप्लाई होता है, फिजिक्स की दूसरी ब्रांचेस में भी, तो इसलिए अच्छे से समझना इसको। और ये वैसे भी लास्ट यूनिट आपका। इन जनरल अगर
किसी पार्टिकल के एसएचएम को हम लिख रहे हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। अब यहां दोनों में साइन है, याद रखना, पहले मैंने एक में साइन और एक में कॉस लिखा था। अगर दोनों में साइन है, क्योंकि फेज का कंपैरिजन तभी हो सकता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो, तभी तो हम फेज में बता सकते हैं भाई इसका फेज ओमेगा टी और उसमें डिफरेंस। यहां एक साइन और एक कॉस था, तो पहले से ही पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस रहता है। तो अगर दोनों टर्म्स में सेम हार्मोनिक फंक्शन है साइन फंक्शन, और दोनों टर्म्स के फेज एंगल जो है उसमें डिफरेंस कितना, कांस्टेंट डिफरेंस है फाई नॉट का, इन सच ए सिचुएशन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वो ऊपर फाई नॉट था, इसको मैं फाई लिख रहा हूं। यहां ऐसा करते हैं, इसको ऊपर वाले को फाई नॉट की जगह थीटा लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, थीटा चलेगा? यस नो? Yes. ओके, तो मैंने इसको सिंपली ओमेगा टी प्लस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लिख पाएंगे इस फॉर्म में, अभी पिछले पेज पे भी यही करवा रहा था कि इस फॉर्म में लिख पाएंगे, इसको रीराइट कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में। अब सवाल यहां पे वही है कि r क्या होगा। r पता होगा तो हम लिख पाएंगे, r और फाई पता होगा तो हम लिख सकते हैं। तो r होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस फाई, और कॉस फाई नहीं, कॉस थीटा, सॉरी मैंने पहले वाले एंगल को थीटा लिखा ना, अभी फाई बाद में जो आया उसको, जो पहले से फेज डिफरेंस था उसको मैं थीटा लिख रहा हूं, कॉस थीटा। और जो फाई है, फाई होगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? ये फॉर्मूले कहां पढ़े हैं पहले? ये इन जनरल रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स के लिए फॉर्मूले हैं भाई। 2 वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए यही फॉर्मूला था कि नहीं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। Yes, sir. यस सर। हाँ, और उनका रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा वेक्टर ए के साथ, उसके लिए था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां वही फॉर्मूले लग रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले ऑलरेडी दिमाग के अंदर हैं, बस थोड़ा सा जोर डालना है हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या कंसेप्ट है। और अगर आप देखो अभी पिछले पार्ट में जो मैंने इक्वेशन लिखी थी उसमें लिखा था ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी था ना, जिसको रिड्यूस किया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है। Yes, sir. अब इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन की फॉर्म में है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 2। अब अगर यहां कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पिछले पेज पे यही तो आ रहा था, आर हमारे पास, आर क्या आ रहा था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। Yes. और रही बात यहां देखो फाई क्या है, tan इनवर्स बी अपॉन ए, तो आप यहां पर भी करके देख लो, साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो ये 1 हो गया और ये 0 होगा, तो ये tan इनवर्स बी अपॉन ए आ गया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ आया है या नहीं, सिर्फ सच से बताना। सर तो मतलब जब इनिशियल फेज होगा तभी हमने ये जो आपने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम टॉपिक क्या है, एक से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शन आ गए, 2 बार साइन आ गया, 2 बार कॉस आ गया, एक साइन वाली टर्म आ गई, एक कॉस वाली टर्म आ गई, तो क्या ये एसएचएम है, टॉपिक ये है। तो आपने क्या देखना, सभी टर्म्स में टी का कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। जैसे इस केस में टी का कोफिशिएंट दोनों टर्म्स में ओमेगा है, तो यस दिस इज एसएचएम। कैसे, बिकॉज दिस कैन बी रिड्यूस टू अ सिंपलर फॉर्म, जो मैंने नीचे लिखी। अब ये नीचे वाली फॉर्म तो अब तब लिख पाओगे ना जब आर पता होगा। तो अगर दोनों टर्म्स में सेम है, साइन रेशो आ रही है, और फिर इनके फेज में डिफरेंस थीटा का आ रहा है, या दोनों में कॉस है, दोनों में साइन या दोनों में कॉस है, तो तब रिजल्टेंट इक्वेशन कैसी लिखोगे, फिर से वही लिखोगे, आर साइन, कॉस है तो कॉस, ओमेगा टी प्लस
फाई या फाई नॉट। तो अब की बार आर क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स वाला फॉर्मूला है, और फाई के लिए वही जो रिजल्टेंट वेक्टर के एंगल वाला फॉर्मूला था। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस नेहा? यस सर। अच्छे से क्लियर हो गया ना सबको? Yes, sir. चलिए कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे आपके पास, तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको शाम तक सेंड करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, बाकी हम करेंगे कल। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम।